हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु इंडिया अयोध्या में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं द सेल यूनिट ऑफ लाइफ का तीसरा लेक्चर है और जिसमें कल हमने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में। आज हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं जो क्लास 11th नीट और बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आइए आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कल मैंने बताया था बेटा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है या इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, या इसका मतलब होता है इंसिपिएंट या प्रिमिटिव का मतलब होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं रहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाई। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आता है या प्रोकैरियोटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो मैंने बताया था बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया में दो बैक्टीरिया होती हैं, एक आर्ची बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। दूसरी बात होती है बीजीए, इसी का नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम होता है? साइनोबैक्टीरिया। चलिए बेटा, इसके नाम में आ रहा है एल्गी, बट यह एल्गी नहीं होती है, इट इज ए बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी नाम में आता है एल्गी, लेकिन एल्गी होती नहीं है, यह एक बैक्टीरिया होती है। इसका मतलब हुआ, इसी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, नॉट ए एल्गी, इट इज ए बैक्टीरिया। चलिए बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम होता था जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, या इसी को बोलते हैं पीपी येलो। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं प्रोकैरियोटिक के और मैंने आपको बता दिया है। ठीक, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं दे आर जनरली स्मॉलर, या छोटे होते हैं यूकैरियोटिक से। किससे? जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है या यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है, बट इसमें जो डिवीजन की क्षमता होती है बहुत तेज होती है, बहुत रैपिडली होती है। मैंने लिखा है दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, और इनका जो मल्टीप्लाई होता है, इनका जो विभाजन होता है, डिवीजन होता है, बहुत तेजी से होता है देन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल से। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम लोग द फोर बेसिस शेप ऑफ बैक्टीरिया। जैसे सबसे पहला होता है बैसिलस, दूसरा होता है कोकस, तीसरा होता है वाइब्रो और चौथा होता है स्पाइरलम। तो बेटा जो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा, जो बैक्टीरिया होती हैं इनके चार क्लास होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पर इनके चार क्लास बांटे गए थे, पहला बैसिलस, कोकस, वाइब्रो, स्पाइरलम। तो बैसिलस रॉड शेप होता है, रॉड शेप का मतलब होता है इलांगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इलांगेटेड। और स्पाइरल का मतलब कोकस, कोकाई शब्द से याद होता होगा, कोकाई का मतलब होता है जैसे बहुवचन। ठीक, तो कोकस का मतलब होता है स्पाइरल शेप, स्पाइरिकल शेप, और स्पाइरिकल का मतलब होता है गोलाकार शेप। और वाइब्रो का मतलब होता है कामा शेप। याद रखिएगा, जो वाइब्रो का शेप होता है वो कामा शेप होता है, और स्पाइरलम का स्पाइरल शेप होता है। कैसा होता है? स्पाइरल। ये मैंने आपको बताया है जो बैक्टीरिया के द फोर बेसिस शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के चार शेप होते हैं, मैंने एक एक करके बता दिया है। फिर एक पॉइंट आता है बेटा, प्लाज्मिड क्या होता है? यह प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इसका मतलब है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है बैक्टीरिया में, जिसे बोला जाता है प्लाज्मिड। क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। यहां तक समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं हम लोग। चलिए सेल इनवेलप, आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा सेल इनवेलप। जो सेल इनवेलप होता है मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब यह प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब जैसे माइकोप्लाज्मा में, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम होता था पीपी येलो। क्या नाम होता था? पीपी येलो। फुल फॉर्म था निमोनिया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बात समझ गए? चलिए, तो सेल एनवेलप को मैंने तीन भाग में बांटा है। पहला ग्लाइकोकैलिक्स होता है, दूसरा सेल वॉल होता है, और तीसरा सेल मेम्ब्रेन। और उसी सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तीसरा नाम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। तो किसी भी सेल एनवेलप के आपको ऐसे बनाया गया है सेल एनवेलप। जो सेल एनवेलप का सबसे इनर लेयर होती है, इनर में पाया जाता है, उसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। इनर मोस्ट लेयर कहते हैं, सबसे अंदर पाई जाती है। और दूसरा जो बीच में पाया जाता है इसका नाम होता है सेल वॉल, और जो सबसे बाहर पाया जाता है उसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो आपको पता है सेल एनवेलप के तीन पार्ट होते हैं, पहला आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर।
तो आउटर में सबसे ज्यादा याद रखना नाम क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल में सेल वॉल, इनर में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। चलिए हम लोग एक एक करके डीपली पढ़ते हैं बेटा, इनके काम क्या होते हैं, ये कैसे कैसे करते हैं प्रोकैरियोटिक में अपना फंक्शन, हम लोग एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, यह सबसे बाहर लेयर होती है, सेल इन्वेलप का सबसे बाहर में पाया जाता है, सबसे आउटर लेयर पाया जाता है, इसी का मतलब होता है यह आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। चलिए लिखा है इट कुड ए लूज शीथ, यह इसमें दो टाइप के पाए जाते हैं बेटा, इट कुड बी ए लूज शीथ, कैसा शीथ, लूज शीथ मतलब लचीला होता है, सेल लूज शीथ सेल कॉल्ड स्लाइम लेयर, उसी को क्या बोलते हैं स्लाइम लेयर। तो क्वेश्चन आता है कि स्लाइम लेयर किस रीजन में पाया जाता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स में पाया जाता है स्लाइम, और कैसा होता है लूज शीथ सेल होता है, उसी को बोलते हैं स्लाइम लेयर। जब थिक और टफ लेयर होता है उसे बोलते हैं कैप्सूल, क्या बोलते हैं कैप्सूल। जब थिक मतलब मोटा होता है एंड टफ हार्ड होता है, लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल। तो याद रखिएगा स्लाइम लेयर और कैप्सूल यह दोनों के दोनों ग्लाइकोकैलिक्स में पाए जाते हैं, इसका मतलब हुआ सेल इनवेलप के आउटर मोस्ट लेयर में पाए जाते हैं। बात समझ आई बेटा। एक बात और आपको बताना चाहते हैं, आप लोग सारे वीडियो को देखते रहिएगा, तो सबसे सिंपलेस्ट भाषा में लिखा हुआ है, सबसे सिंपलेस्ट लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, जो हर एक एग्जाम में फायदा करेगा। चाहे आप 11th पढ़ना चाहते हो बोर्ड के लिए तब भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप नीट का पढ़ना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है, और बीएससी नर्सिंग यूपीएससी नेट के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक बेटा, चलिए हम लोग बात करते हैं आउटर मोस्ट लेयर में जब लूज शीथ सेल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं स्लाइम लेयर, और जब थिक एंड टफ सेल पाया जाता है, टफ लेयर पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं कैप्सूल। यह दोनों किसमें आते हैं, आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट लेयर में सेल इन्वेलप के, जिसका नाम क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए बेटा बात करते हैं मिडिल सेल वॉल। मिडिल में क्या पाया जाता था सेल वॉल, सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल, यही डिटरमाइन करता है शेप का सेल, सेल का जो शेप होता है, शेप ऑफ द सेल मतलब सेल का जो शेप डिसाइड करता है कौन करता है सेल वॉल। एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और यह प्रोवाइड करता है सपोर्ट्स, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकि कोई भी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रोकैरियोट में ही पाए जाते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मजबूत रहे, हार्ड रहे। बात समझ गए ना। चलिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग मतलब फटने से बचाती हैं। जो मिडिल में सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया के जो मिडिल में सेल वॉल पाया जाता है, यह बैक्टीरिया के बर्स्टिंग से और कोलैप्सिंग से बचाती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया को बर्स्टिंग से कौन बचाता है, तो मिडिल में जो सेल वॉल पाया जाता है यही बचाता है। या कोलैप्सिंग से कौन बचाता है, तो आप बताओगे जो मिडिल में सेल वॉल पाए जाते हैं बैक्टीरिया के वही बचाते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके आगे। इन्हीं के आधार पे जो मैंने कुछ नोट्स लिखा है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसे बना होता है, या बैक्टीरिया का सेल वॉल किस कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जैसे बैक्टीरिया के, फंजाई के, एल्गी के और प्लांट्स के मैंने 4 एग्जांपल दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक बच्चों को याद होना चाहिए। चलिए इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन्स का बना होता है। याद रखना बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वह म्यूकोपॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन्स का बना होता है। चलिए बात करते हैं सेल वॉल ऑफ फंजाई। जो फंजाई का सेल वॉल होता है काइटिन का बना होता है, और ये जो काइटिन होता है यह एक पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, और इसी को हम लोग पढ़ते थे नाग, क्या पढ़ते थे नाग। काइटिन क्वेश्चन बहुत बार आया है, काइटिन किसका पॉलीमर होता है, तो आपको बताना चाहिए नाग का पॉलीमर होता है। नाग का मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं सेल वॉल ऑफ एल्गी। एल्गी का सेल वॉल कैसे बना होता है, किससे बना होता है, तो मैंने लिखा है मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस गैलेक्टन्स एंड माइनन्स। जो एल्गी का सेल वॉल होता है वह 3 टाइप से मिलकर बना हुआ है। देखिए सेलुलोज से मिलकर बना है, गैलेक्टन से मिलकर बना हुआ है, और माइनन से मिलकर बना हुआ है। तो एल्गी का सेल वॉल जो होता है सेलुलोज, गैलेक्टन और माइनन से मिलकर बना होता है। सेल वॉल ऑफ प्लांट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, किसका बना होता है, तो बताओगे सेलुलोज का बना हुआ है,
हेमी सेल्यूलोज का बना हुआ है, और पैक्टिन मतलब इन तीनों के मिक्सचर से मिलकर बना होता है प्लांट का सेल वॉल। और ऑप्शन को देख के आप अपने हिसाब से आंसर मार देना। कभी कभी दिया रहता है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, तो आपका बिल्कुल सही है। कभी कभी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन दिया रहता है, ये भी तीनों सही है। बात समझ गए बेटा? चलिए आज हम लोग इतना अगर पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया का सेल वॉल, तो आप बताओगे म्यूकोपॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन्स का बना होता है। किसका बना होता है? मैं पूछूंगा बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना है, आप बोलोगे म्यूकोपॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन्स का बना होता है। मैं पूछूंगा फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है, आप बताओगे फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। काइटिन किसका पॉलीमर होता है, तो आप बोलोगे काइटिन नाक का पॉलीमर होता है। नाक का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यही मैंने शॉर्टकट लिखा है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसे हम लोग बोलते हैं नाक का पॉलीमर होता है। चलिए एल्गी का किसका बना होता है, तो आप बोलोगे सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स और माइनेंस का बना होता है। उसके बाद मैं पूछूंगा प्लांट का कैसे बना होता है, प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, तो आप बोलोगे सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का बना होता है। इतना तो आपको याद होना चाहिए बेटा। और हर एक एग्जाम में लगभग बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है और आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बात करते हैं इसके आगे। मैंने दो पढ़ा दिया बेटा, सेल डेवलपमेंट में मैंने दो चीज पढ़ा दिया, एक ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा दिया, एक मिडिल लेयर पढ़ा दिया। एक कौन सा बचता है जरा बताइएगा सब लोग? सेल मेम्ब्रेन, या इसको की क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, यह सेल एनवेलप का सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर में पाई जाती है, इनर में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम होता है इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप। लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर, मतलब प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है यह सेमी परमेबल इन नेचर का होता है। सेमी परमेबल का मतलब होता है बेटा या तो ये सॉल्यूट को पास होने देगा या तो सॉल्वेंट को पास होने देता है, मतलब ये देख देख के पास करता है। सेमी का मतलब आधे चीज को जाने देता है, आधे चीज को रोक देता है, उसी को बोलते हैं सेमी परमेबल इन नेचर। चलिए ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम, इसमें एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या नाम देते हैं? मेसोसोम। हमने बताया था जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेसोसोम पाया जाता है, व्हिच इज इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बनता है जिसका नाम होता है मेसोसोम। और मेसोसोम का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट में सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते थे। तो मैंने बताया था जो प्रोकैरियोट्स होते हैं चाहे एक सेल से मिलकर बना हो तब भी वह रिस्पायरेशन डाइजेशन सब कुछ करता है। इसका मतलब हुआ अगर उसमें एक सेल पाया जा रहा माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या पाया जाता है? मेसोसोम, जो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। चलिए लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ मेसोसोम। फंक्शन ऑफ मेसोसोम, सबसे पहला काम होता है प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है सेल वॉल का फॉर्मेशन कौन करता है, तो आपको बताना पड़ेगा मेसोसोम जो होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन कराता है, मतलब डीएनए दोगुना होता है और डीएनए रेप्लिकेशन करता है। उसके बाद लिखा गया सबसे मेन पॉइंट लिखा है इट हेल्प इन रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में यह सहायता करता है रिस्पायरेशन में। किसमें सहायता करता है? रिस्पायरेशन में। और लास्ट पॉइंट लिखा है यह सिक्रीशन में भी मदद करता है। किसमें मदद करता है? सिक्रीशन में भी। बात समझ गए बेटा? चलिए एक पॉइंट होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो मैंने तीन चीज पढ़ा दिया है। पहला सेल एनवेलप का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे ग्लाइकोकैलिक्स बोला गया, फिर मिडिल में सेल वॉल बोला गया और लास्ट में इनर में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो मैंने सबके करके बता दिया बेटा। चलिए बात करते हैं इसके आगे, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप। क्या लिखा हुआ है बेटा? मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप। एक बात और बताना चाहते हैं आपको, यह किताब में बहुत ही कठिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और मैंने एक चार्ट बनाया है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आइए देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप। सबसे पहला मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप, जब सेल एनवेलप का मॉडिफिकेशन किया गया तो तीन टाइप का मिला, तीन चीजें बनती है, फ्लैजिला बनता है और एक पिलाई होती है, एक फिम्बरी होती है। क्या क्या? फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्बरी। चलिए मैंने दोनों को पहले लिख दिया है। पिलाई का काम क्या होता है? इट हेल्प ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, या केवल कब हेल्प करता है? जब रिप्रोडक्शन होते हैं बैक्टीरिया में तो पिलाई हेल्प करता है, इट हेल्प ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। फिर लिखा है डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी, मतलब यह आपको पता होगा बैक्टीरिया मोटाइल होती है और नॉन मोटाइल होती है, तो याद रखना जो पिलाई होती है यह मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती है। चलिए फिम्बरी क्या होता है? इट इज ए स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, यह बहुत छोटा सा ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिम्बरी हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच ऑन रॉक्स,
जैसे जब बैक्टीरिया चट्टान पे अटैच्ड होती है, जब चट्टान पे जुड़ती है तो फिम्बरी का काम होता है जोड़ने का, अटैचमेंट का। मतलब जो बैक्टीरिया रॉक से अटैच्ड होती है तो किसकी सहायता से अटैच्ड होती है? फिम्बरी की सहायता से अटैच्ड होती है। चलिए, लिखा हुआ है डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी, यह भी मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता है। किसमें हेल्प नहीं करता? मोटिलिटी में। मोटिलिटी का मतलब होता है चलने फिरने में हेल्प नहीं करती है, या अटैचमेंट का काम कराती है चट्टान से, ठीक है ना। चलिए, अब एक बचता है फ्लैजिला। फ्लैजिला ही है जो किसमें हेल्प करता है? मोटिलिटी में हेल्प करता है। इट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यही हेल्प करती है प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में लोकोमोशन और मूवमेंट में। चलिए बेटा, बात करते हैं। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, एक बेसल बॉडी होता है, एक हुक होता है, एक फिलामेंट होते हैं। जो फिलामेंट होता है या सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का लॉन्गेस्ट पार्ट किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे फिलामेंट को बोला जाता है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला। चलिए, फ्लैजिला जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे लंबा वाला पार्ट फिलामेंट होता है, फिर जहां से जिस चीज से अटैच होता है इसका नाम हुक होता है, और उसके नीचे वाले बॉडी का नाम, उसका जहां से अटैच होती है उसका नाम होता है बेसल बॉडी। तो फ्लैजिला के भी 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। इतना समझ में आया बेटा? चलिए हम लोग फिर से देखते एक बार। सेल इनवेलप के मॉडिफिकेशन से मैंने देखा 3 चीज मिला, एक फ्लैजिला, एक पिलाई, एक फिम्बरी। फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है? मोटिलिटी में। पिलिया मोटिलिटी में, पिलाई मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती हैं, फिम्बरी भी मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती हैं। पिलाई केवल और केवल रिप्रोडक्शन के दौरान हेल्प करता है, और फिम्बरी जो होती है या चट्टान से चिपकने में या अटैच करने में हेल्प करती है, ठीक, बैक्टीरिया के लिए। और फ्लैजिला जो होता है या हेल्प करता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, मतलब मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक। इसके आगे आइए बेटा, बात करते हैं गैस वैक्यूल। कुछ टॉपिक है जो मैंने लिख दिया है। गैस वैक्यूल क्या होते हैं? यह भी प्रोकैरियोट्स में पाया जा रहा है। गैस वैक्यूल जो होता है, गैस वैक्यूल फाउंड इन BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, पर्पल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मतलब याद रखिएगा, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है, BGA बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, या इसी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। गैस वैक्यूल का काम क्या होता है? इट हेल्प इन फ्लोटिंग इन बैक्टीरिया, यह काम करता है फ्लोटिंग का, तैरने का काम करवाता है। इसका मतलब जो गैस वैक्यूल होते हैं, बैक्टीरिया इन्हीं की सहायता से तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। चलिए बात करते हैं क्रोमैटोफोर। बैक्टीरिया के कलर भी होते हैं ना बेटा, तो कलर का मतलब पिगमेंट होगा, बात समझ गए? तो क्रोमैटोफोर विच कंटेन पिगमेंट्स, यही है वो चीज क्रोमैटोफोर जो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इनमें पिगमेंट भरा होता है, और यह सम प्रोकैरियोट्स, कुछ ही प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। चलिए इसके आगे बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अब आपका आता है सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम। क्या आता है? राइबोसोम। सबसे पहली बात है, राइबोसोम की खोज किसने किया था? इट इज डिस्कवर्ड बाय पैलाडे। किसने खोजा था? पैलाडे ने। कहां पे? एनिमल सेल में खोजा था। किसमें खोजा था? एनिमल सेल में। चलिए, राइबोसोम किससे बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। राइबोसोम मेड अप ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, मतलब यार आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो राइबोसोम होता है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, हेंस कॉल्ड आरएनपी पार्टिकल्स। इसे क्या बोलते हैं? आरएनपी पार्टिकल्स। आरएनपी का मतलब होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ये होता है राइबोसोम का। राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलाडे ने किया था। कब किया था? 1955 में किया था। कब किए थे? 1955 में। आइए बेटा बात करते हैं, राइबोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया में भी पाए जाएंगे और हम लोग में भी पाए जाएंगे। बात समझ गए? चलिए, तो राइबोसोम की खोज किसने किया? पैलाडे ने। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन से। अगर आरएनए भी टाइप होते थे, एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए, तो उसमें आंसर होना चाहिए आर आरएनए एंड प्रोटीन का। बात समझ गए? आइए बात करते हैं, इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है या किससे जुड़ा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे जुड़ा होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जो इसकी साइज होती है, एक राइबोसोम का जो साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर का। बात करते हैं राइबोसोम आर 2 टाइप्स। राइबोसोम के 2 भाग होते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। इसका मतलब 70S होता है और एक
80s होता है, एक 70s होता है, एक 80s होता है। और आपको पता है जो 70s होते हैं इनके दो सब यूनिट होते हैं, एक 50s, एक 30s, एक 50s, एक 30s। और जो 180 वाले होते हैं, याद रखिएगा, जो 80s यूनिट है, 80s यूनिट है, इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक 60s और एक 40s। और इस यस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। क्या नाम होता है? सेडबर्ग यूनिट। और बात करते हैं राइबोसोम का काम क्या होता है, तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह राइबोसोम में होता है। तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे होती है? आप बताओगे राइबोसोम में होता है। बेटा यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो आज के लिए मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। और सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को हैप्पी होली। और हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।